गुड मॉर्निंग। मैं देव प्रकाश इन्वेस्टमेंट क्लासेस डुमरावन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा क्या होता है। ठीक है, घरों में जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जो सर्फ जिसे कपड़ा साफ़ किया जाता है, यह आपका वही वॉशिंग सोडा है, वही आपका सर्फ है जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा या फिर धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। तो अब रहा बात क्वेश्चन का, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन धोवन सोडा से जो पूछा जा सकता है वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यह होगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, और गुणधर्म के बाद देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का उपयोग क्या होता है। ठीक है, इतना जब हम देख लेंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा वॉशिंग सोडा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए धोवन सोडा का आपको सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछेगा वो क्या, ये रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है धोवन सोडा का। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र इसका होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, साथ में आपका 10H2O। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट में अगर जल के 10 अणु और जुट जाते हैं तो वह जो आपका कंपाउंड बनता है वह कहलाता है आपका धोवन सोडा। ये आपका रासायनिक सूत्र है धोवन सोडा का। ठीक है, कभी कभी देखिएगा सोडियम कार्बोनेट द्वारा हम धोवन सोडा को निरूपित करेंगे या बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि धोवन सोडा का फॉर्मूला बताइए तो धोवन सोडा का मतलब याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O। ये आपका क्लियर रखना होगा, ये मत बोल दीजिएगा कि सर सोडियम कार्बोनेट, ये आपका गलत हो सकता है। क्लियर? अब देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O है, इसको बोलेंगे क्या, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, ये भी देख लेते हैं। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और कितना है आपका जल, तो 10 है आपका जल, तो इसके लिए डे का हाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, इसको इसका लिखेंगे नाम हम लोग सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट आपका हो जाएगा धोवन सोडा का फॉर्मूला। क्लियर? अब एक बात और रहा आपका कि जो सोडियम कार्बोनेट हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें और इसमें आप देखो, इसमें और यहाँ पर जो मैंने लिखा आप धोवन सोडा का फॉर्मूला, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ पर 10H2O आपका ऐड होता है और यहाँ पर आपका H2O ऐड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जल की मात्रा नहीं होती है। तो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं अनाद्र या फिर अजल सोडियम कार्बोनेट। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर आपका हो गया। और एक नोट आप यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा पिछले क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, नोट एक करके लिखिएगा कि जो हम लोग सोडियम क्लोराइड का जो संतृप्त विलयन ले रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को ब्राइन कहा जाता है। ये आपका नोट रहेगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका एक क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो लिख लीजिएगा नोट करके कि सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त विलयन को ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन कहा जाता है। क्लियर आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा का उत्पादन कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। क्लियर? आइए, ठीक है, कि जो धोवन सोडा है, धोवन सोडा को बनाया कैसे जाता है, तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा धोवन सोडा को बनाने की बात करेगा कभी भी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा इसको बनाया जाता है। याद रखिएगा इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी विधि है जिसको बोला जाता है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। तो आप याद रखेंगे कि धोवन सोडा का उत्पादन अमोनिया सोडा
विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। हो गया। अब देखिए, यह जो अमोनिया सोडा विधि या जो साल्वे विधि है, यह आपके 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों के फलस्वरूप हमें जाकर के धोवन सोडा प्राप्त होता है। नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अमोनिया सोडा विधि 3 चरणों में संपन्न होती है। अमोनिया सोडा विधि 3 चरणों में संपन्न होती। चलिए अब हम देखते हैं कि धोवन सोडा का उत्पादन कैसे होता है। हमने बताया कि जो धोवन सोडा उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो अमोनिया सोडा विधि द्वारा या फिर साल्वे विधि द्वारा बनाई जाती है, और यह जो विधि होती है अमोनिया सोडा विधि वह 3 चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे जो पहला आपका स्टेप होता है उसका बहुत ही आप ध्यान से इसको देखिएगा और इसको एकदम याद करने का प्रयास कीजिए क्लास के दौरान ही। आपको इस तरह से पढ़ना है कि ऐसा आपको ये फील करना है कि तुम बिल्कुल हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तब जाकर ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, आगे देखिए। तो हम लोग देखते हैं जब सबसे पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है। तो लिखा गया है यहाँ पर कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब क्या होगा आपका NaCl, ठीक ना। NaCl के ठंडे और सांद्र विलयन से, याद रखिए सोडियम क्लोराइड का ठंडा और आपको सांद्र विलयन लेना है, ठीक, से अमोनिया अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3 होता है। अमोनिया और CO2 गैस प्रवाहित यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक सोडा भी बोला जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि आपका ये जो भी आपका पहला स्टेप है वो क्या है कि कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्र विलयन से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्लियर। अब देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड का, ये आपका सोडियम क्लोराइड है ना, देख लीजिए क्या है आपका ये सोडियम क्लोराइड एक्वस रहेगा। ये आपका NH3 क्या है, अमोनिया क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और ये क्या आपका है, लिक्विड है। ठीक, तो आपका सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन ले लीजिएगा, उसमें अमोनिया और अमोनिया क्या आपका अमोनिया है, अमोनिया, और यहाँ पर आपका CO2 आपका बहुत ही आसान सा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका H2O क्या आपका जल है। ठीक, तो और इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बना है, इसको ध्यान से देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा या फिर पाक सोडा, इसको बोलते हैं पाक सोडा। ठीक है, और साथ में क्या बना आपका NH4Cl भी बनता है आपका। तो NH4Cl क्या है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड है आपका, ये अमोनियम क्लोराइड है आपका। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया आपको एकदम पूरी याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग सोडियम क्लोराइड लेंगे, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, H2 आपका साथ में रहेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और फिर क्या बनता है, अमोनिया क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 2 प्रोडक्ट बनता है, अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इन दोनों प्रोडक्ट में से हमको एक का यूज करना है केवल। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपको पहले चरण से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को देखिए क्या करना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, फिर से एक बार और गर्म करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको पहली बार मिला पहले स्टेप से, उसको क्या करेंगे, एक बार और हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम
कार्बोनेट का निर्माण होता है। जैसे ही आप इसको गर्म कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये आपका स्टेप 2 यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया आपका, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O क्या होता है आपका, अलग हो जाता है। क्लियर। अब देखिए जो इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आता है, वो आपका तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, अब खुद से सोचना है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट कैसा है भाई, तो इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बोले थे ना, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट हमने इसको बोला था। तो जो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट आपका बना है, इसी को अब देखिएगा सोडा ऐश भी बोला जाता है, इसको सोडा क्षार भी बोला जाता है, सोडा क्षार, ये भी याद रखें, सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार भी बोला जाता है। अब इसमें और जो हमारा जो फार्मूला था किसका, धोवन सोडा का फार्मूला क्या था आपका, था Na2CO3 × 10H2O था। इन दोनों में अंतर क्या है, तो केवल आपका 10H2O का अंतर है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, जो आपको अनाद्र यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिला है, इस अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग फिर वातावरण में खुला छोड़ देते हैं, या फिर और जल के साथ इसके अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या होता है, यह जल के 10 अणुओं को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद धोवन सोडा का निर्माण कर लेता है। क्लियर। तो इसका जो तीसरा स्टेप है आपका एकदम बिल्कुल क्लियर है कि तीसरे स्टेप में होने वाला क्या है, ठीक ना। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट को लेकर चलेंगे। देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब जल में विलय किया जाता है, तो रवाकरण या फिर बोल सकते हैं क्रिस्टलन, रवाकरण या फिर क्रिस्टलन, ठीक है, द्रवाकरण क्रिस्टलन के फलस्वरूप धोने का सोडा के फलस्वरूप धोवन सोडा का निर्माण होता है, धोवन सोडा का निर्माण होता है, धोवन सोडा का निर्माण होता है। देख लेते हैं अभिक्रिया क्या होगी। आपका सोडियम कार्बोनेट आपका आ गया कहाँ से, दूसरे स्टेप में जो हमको प्राप्त हुआ था, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये साथ में आपको 10H2 केवल ऐड कर देना है, जो कि विलय करने के बाद आता है, तो बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक। अब जो यहाँ पर आपका Na2CO3 × 10H2O प्राप्त हुआ है, यही आपका क्या है, तो क्या है, धोवन सोडा है, धोवन सोडा आपका मिल गया। धोवन सोडा भी कर सकते हैं, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी आप इसको कर सकते हैं, जो कि रासायनिक नाम है सोडा, धोवन सोडा का। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए जो भी धोवन सोडा का जो निर्माण का जो प्रक्रिया होता है, धोवन सोडा निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, वो हमने देख लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा कि धोवन सोडा के जो गुण धर्म होते हैं, इसके गुण धर्म क्या होते हैं, उसकी चर्चा की जाए। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे इसका गुण धर्म का। देखिए सबसे जो पहला आपका गुणधर्म होता है धोवन सोडा का, तो धोवन सोडा जो होता है उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। और जब वो धोवन सोडा की प्रकृति क्षारीय हो गई तो क्या करेगा, जो आप याद होगा कि जो लाल लिटमस होता है,
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्लियर। तो हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर कि धोवन सोडा फार्मूला क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O हो गया। का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्लियर। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये आपका पहला इसका गुणधर्म हो जाएगा, हो गया। दूसरा जो गुणधर्म होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो धोवन सोडा जो होता है, धोवन सोडा को अगर हम लोग तीव्रता से गर्म करते हैं, ठीक ना, तो धोवन सोडा को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। वैसे भी सोचने की बात है, जो सोडियम कार्बोनेट आपका जो होता है, यानी जो धोवन सोडा होता है, उसमें क्या होता है, जल के 3 अणु आपके जुटे होते हैं। तो अगर जब इसको हम गर्म करेंगे तो जल के जो अणु हो क्या वाष्पित हो जाएंगे। अब जल के अणु वाष्पित हो जाएंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, तो सोडियम कार्बोनेट। तो कैसा, तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है, जिसको सोडा ऐश हम भी या सोडा क्षार भी हम लोग बोलते हैं। नीचे लिखेंगे दूसरा स्टेप में आपका धोवन सोडा को तीव्रता से गर्म करने पर, धोवन सोडा को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, हम इसके लिए अभिक्रिया भी एक देख लेते हैं। तो क्या लेंगे, Na2CO3 लेंगे और इंटू 10H2 आपका धोवन सोडा हो गया। और साथ में क्या करना है, इसको गर्म करना है। जब इसको गर्म करेंगे यानी इसको हीट देंगे, हीट का सिंबल आपका हो गया। तो क्या मिलेगा, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस में जो आपका H2 है, H2 के कितने अणु थे, 10 अणु थे। 10 अणु क्या हो जाएंगे आपके वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो आपको प्राप्त हुआ है यह क्या है, आपका अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, यही है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अब जो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं या फिर सोडा क्षार कहते हैं। ये याद रखें, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में अपने कि जो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट होता है, नोट कीजिएगा कॉपी में। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश अंग्रेजी में सोडा ऐश, ठीक ना, या फिर सोडा क्षार कहा जाता है। क्लियर आपका। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा गुण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो धोवन सोडा आते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, उसको जब हम लोग वातावरण में खुले छोड़ देते हैं तो क्या करता है, जो भी रवाकरण का जल होता है वो रवाकरण के जल को क्या करता है, त्याग कर देता है। और जो 10 अणु आप देखते हैं कि नॉर्मली धोवन सोडा में पाए जाते हैं, लेकिन जल के जो 10 अणु होते हैं उन 10 अणुओं में से क्या होता है, केवल 9 अणु आपका बाहर निकलता है, 1 अणु आपका साथ में रह जाता है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर आपका सोडियम कार्बोनेट और साथ में जल का एक ही अणु मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और यह जब प्रक्रिया होती है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जो बनने की प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्फुलन कहलाती है। तो उत्फुलन का जो परिभाषा होगा लिखिएगा कि धोवन सोडा को हवा में खुला छोड़ने पर, परिभाषा लिखिएगा, धोवन सोडा यानी कि क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लिख लें Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में
खुला छोड़ देने पर, हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल को, रवाकरण के जल को, यही आपका रवाकरण का जल कहलाता है, 10H2 जो आपका जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या हो जाए देख लीजिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और मोनो का मतलब होता है एक, तो यानी कि एक आपका हाइड्रेट यानी जल का अणु, तो आपका साथ में क्या हो जाएगा H2O, मोनो कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का फार्मूला आपका यही हो जाएगा, ठीक। का चूर्ण बनाता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया को ही उत्फुलन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही उत्फुलन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही उत्फुलन कहा जाता है। क्लियर हो गया आपका। नीचे रिएक्शन लिख लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, और साथ में क्या करना है आपको, इसको वातावरण में खुला छोड़िएगा तो क्या होगा, हीट ऑब्जॉर्व करेगा, और हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, Na2CO3 इंटू H2O आपका बनाएगा, और साथ में जो जल के जो और अणु होंगे 9, वो क्या होंगे, वातावरण में आपके मुक्त हो जाएंगे। क्लियर आपका यहाँ से। तो यहाँ पर यह जो आपको प्राप्त हुआ है सोडियम कार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट आपका यही है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट आपका क्या है, यही है आपका, ठीक है। और यह जो प्रक्रिया होती है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जो बनने की प्रक्रिया होती है, यही क्या कहलाती है, उत्फुलन कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि धोवन सोडा में जो जल के जो 10 अणु होते हैं, उन अणुओं का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, आपका उत्फुलन कहलाता है। चलिए आइए हम अब चर्चा करते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होते हैं, यानी कि धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला इसका उपयोग होता है वो देखिएगा कि सोडियम, आप ऐसे लिखिएगा, मैंने इसको शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन जब आप नोट्स में लिखिएगा तो आप इसको कैसे लिखिएगा देखिए। तो आप लिखिएगा कि धोवन सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है, ठीक ना। फिर लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता यानी खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। इस तरह आप लिखिएगा, ठीक ना। तो ठीक है, सबसे जो आपका पहला इंपॉर्टेंट उपयोग होता है धोवन सोडा का, वो आपका बहुत ही होता है तो कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ कि जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, जैसे कि जल का जो खारापन होता है, जल के खारापन को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन आएगा आपका कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग है। आप एकदम बिल्कुल याद रखना, देखना ये क्वेश्चन आपका पूछेगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है या फिर धोवन सोडा का। अब देखते हैं आप लोग कि जो जल जब खारा होता है तो आपका झाग नहीं जाता या कपड़ा आपका अच्छी तरह साफ नहीं होता है, ठीक ना। तो जब देखें, जहाँ भी देखिए दिल्ली वगैरह आप जाइए, दिल्ली के क्षेत्रों में, हरियाणा के तरफ, तो वहाँ का जो पानी होता है आपका पूरी तरह से क्या नमकीन है आपका। तो वहाँ पर देखिए जनरली जो साबुन होते हैं, जो आपका सर्फ होता है, झाग नहीं देता है। तो उसके अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमको उसमें क्या सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ता है, तब जाकर आपको झाग देता है। क्लियर। तो अब देखिए, अगर आपको अस्थायी कठोरता दूर करना है, आपको इसका उपयोग करना है। अगर चाहते हैं कि अस्थायी रूप से कठोरता दूर करना है जल का, तो आप उसको केवल गर्म भी कर दीजिएगा तो उसकी कठोरता तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अस्थायी रूप से ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, उसी तरह वो खारा हो जाएगा पानी बाद में। क्लियर आपको हो गया। तीसरा पॉइंट कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, जो कि सोडियम का एक यौगिक है आपका।
और घरों में साफ सफाई के लिए, यानी जो भी आपका घर होता है कपड़े साफ के लिए करने के लिए, या फिर हम लोग टाइल्स वगैरह जो होते हैं घर को भी साफ करने के लिए हम लोग धोन सोडा का प्रयोग करते हैं। ये आपके धोन सोडा के 4-5 उपयोग हुए जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको और यहाँ पर ध्यान दे देना है कि जो अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो अस्थायी कठोरता क्या होता है, यानी कि अगर जो जल आप लेते हैं अगर खारा जल है, सोचना है यहाँ पर खारा जल अगर है तो खारा जल में जो अस्थायी कठोरता आती है वो आखिर में किस कारण से आती है। देखिएगा खारा जल में कैल्शियम, ठीक है, Ca2+ यानी कैल्शियम का आयन होते हैं और साथ में मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद होते हैं खारे जल में, जो कि अस्थायी कठोरता के क्या होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। यही जो आपका क्या है, दोनों के अस्थायी कठोरता का कारक है, यही अस्थायी कठोरता का यही आपका कारक है। अब हमको करना क्या होता है, अस्थायी कठोरता दूर करना है। तो हमने पढ़ा कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को मिला देंगे। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। ठीक, ये आपका NO2CO3 जो आपका ये आपका क्या है, टूटेगा आपका 2 भागों में, बनेगा आपका 2Na+, इस तरह ना आपका 2Na+ और CO3 2- इस तरह से टूटेगा आपका CO3 2-। अब देखिए यह जो CO3 2- होता है ये आपका क्या करता है, एक बार क्या करेगा Ca2 कैल्शियम 2+ का आयन के साथ अभिक्रिया करेगा CO3 2-। ठीक, यहाँ पर Ca2+ आयन है आपका, यहाँ पर क्या CO कार्बोनेट आयन है, पर दोनों का जो आयन्स का क्या आपका सेम है। तो मैंने बताया था जब आयन सेम होता है तो कैंसिल आउट हो जाए, उसको लिखना नहीं पड़ता है। तो इसके फलस्वरूप जो आपका कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम होता है आपका Mg2+ होता है, यह भी क्या करता है, कार्बोनेट आयन के साथ अभिक्रिया करता है 2- के साथ, और यहाँ पे बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में क्या होता है, अवक्षेप के रूप में ये आपका प्राप्त हो जाता है, जो कि आसानी से जल से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और पानी का जो खारापन होता है वो अस्थायी रूप से क्या होता है, दूर हो जाता है। क्लियर, आपका याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट तो आपका आयन टूट जाएगा यहाँ पर, तो Na+ में टूटा CO3 2- में, यानी कार्बोनेट आयन। और यह जो कार्बोनेट आयन होता है यह क्या करता है, जो कैल्शियम आयन और जो मैग्नीशियम आयन है इसके साथ अभिक्रिया करके आपका अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि विलयन से अलग हो जाता है। ठीक है, और अस्थायी कठोरता जल की दूर हो जाती है। तो अब यहाँ से आपका जो प्रश्न पूछा जा सकता था कि जल की जो अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। और कठोरता जब दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट के द्वारा तो कौन सी अभिक्रिया होती है ये भी आपके सामने रहेगा, ये याद रखना है आपको। क्लियर, यह आपका रहा आज का जो टॉपिक था, सोडियम कार्बोनेट आपका खत्म होता है यहाँ पर, यानी कि धोन सोडा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को बना दीजिएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कोई आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, ठीक है, चलिए धन्यवाद।